हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 का विज्ञान भारती पढ़ेंगे। आज हम लोग इकाई 5 को अध्ययन करेंगे। हमारे पाठ का नाम है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय एवं वर्गीकरण। तो इस वीडियो में यानी कि इस पूरे पाठ में हम लोगों को कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है, जैसे हमें पढ़ना है सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। अगला पढ़ना है सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति एवं विशेषताएं। और अगला है उपयोगी सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, इनके प्रभाव एवं बचाव। और अगला है हम लोग का टॉपिक सूक्ष्म जीवों में से होने वाली बीमारियां, कारण, संक्रमण के तरीके एवं बचाव, टीकाकरण, एड्स। ये सारी चीजों को हमें इस पूरे पाठ में अध्ययन करना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सूक्ष्म जीवों का सामान्य परिचय। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पौधे एवं जीव जंतु पाए जाते हैं जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अनेक जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम देख नहीं पाते हैं। ये जीव आकार में अत्यंत छोटे होते हैं। इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में जब नम ब्रेड या रोटी सड़ने लगती है तब इसके सतह पर काले सफेद धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इन धब्बों को आवर्धक लेंस से देखने पर काले रंग के गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं और इनकी क्या विशेषताएं हैं? इस अध्याय में हम इन्हीं जीवों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो जो ये अध्याय है इसी में इन जीवों का हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं सूक्ष्म जीव। ठीक है, सूक्ष्म जीव को अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 1 में है कि रोटी या ब्रेड के टुकड़े को लेकर उसके ऊपर पानी छिड़क कर नम कीजिए। इस टुकड़े को किसी डिब्बे में बंद करके 4 या 5 दिनों के लिए रख दीजिए। ध्यान रहे कि डिब्बे को बार बार खोलना नहीं है। 4 से 5 दिनों के बाद टुकड़े पर उग आई रचनाओं का हैंड लेंस की सहायता से अवलोकन कीजिए और अपने अनुभवों की चर्चा कक्षा में कीजिए। उपयुक्त क्रियाकलाप में आपको हैंड लेंस से देखने पर कुछ हरे स्लेटी रंग की धागे नुमा संरचना दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, ये जो है विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं कवक को, ये सब है जीवाणु, ये है शैवाल, ये है विषाणु और ये है प्रोटोजोआ। ठीक है, चलिए आगे अध्ययन करते हैं। आगे दिए गए हैं कि यह सूक्ष्म जीव है, इसे केवल आंखों से नहीं देखा जा सकता है। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। सूक्ष्म जीवों के बारे में यह धारणा बनी है कि ये केवल बीमारियां ही फैलाते हैं, परंतु यह बात पूरी तरह सही नहीं है। सूक्ष्म जीव हमारे लिए उपयोगी व हानिकारक दोनों हैं। आइए देखते हैं सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी, पौधों एवं जंतुओं के शरीर के अंदर
एवं बाहर सभी जगह पाए जाते हैं। ये अत्यंत विषम पर्यावरण एवं प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे बर्फ, गर्म पानी के झरनों, समुद्र की तली, दलदल आदि जगहों में पर भी पाए जाते हैं। अनेक सूक्ष्म जीव सड़े गले पदार्थों में मृतों परजीवी के रूप में रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जंतुओं और पौधों में परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं, जैसे एंड अमीबा, हिस्टोलिटिका। मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है, जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। इसी प्रकार नींबू के पौधों पर ज़ैंथोमोनास सैटिरी नामक जीवाणु कैंकर नामक रोग उत्पन्न करता है। आइए अब देखते हैं सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः निम्नलिखित 5 समूहों में बांटा जाता है। पहला जीवाणु, दूसरा विषाणु, तीसरा प्रोटोजोआ, चौथा है कवक और पांचवा है शैवाल। आइए देखते हैं जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हवा, मिट्टी, जल सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, परंतु नमी युक्त स्थानों पर इनकी संख्या अधिक होती है। ये गोलाकार, दंडाकार या सर्पाकार आकार वाले होते हैं। जीवाणुओं की कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर कोशिका भित्ति होती है। कुछ जीवाणुओं की कोशिका अपने चारों ओर एक कठोर आवरण बनाती हैं, जिसे कैप्सूल कहते हैं। कुछ जीवाणुओं में एक या अनेक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे कशाभिका कहते हैं। कशाभिका के द्वारा जीवाणु गति करता है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में बहुत तेजी से प्रजनन क्रिया होती है। आगे देखते हैं। साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील हरित शैवाल को पहले शैवाल के समूह में रखा जाता था, परंतु अब इन्हें जीवाणुओं के साथ मोनेरा समूह में रखा जाता है। इनका रंग नीला हरा होता है तथा ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरे शब्दों में ये स्वपोषी होते हैं। इनकी कोशिका के चारों ओर संश्लेष्मा का आवरण होता है। इनके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, इनके साइनोबैक्टीरिया में हेटेरोसिट्स नामक विशेष कोशिकाएं पाई जाती हैं। साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया को भोजन के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए अब देखते हैं विषाणु, ठीक है। विषाणु को अध्ययन करते हैं। दरअसल सभी सूक्ष्म जीवों में विषाणु सबसे सूक्ष्म होते हैं। सूक्ष्म यानी छोटे। ये न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन के बने होते हैं। ये पूर्ण परजीवी होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना विभाजन नहीं कर पाते हैं। प्रजनन के लिए इन्हें सदैव किसी जीवित कोशिका की आवश्यकता होती है। विषाणुओं द्वारा पौधों, जंतुओं एवं मनुष्यों में अनेक प्रकार के घातक रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य में चेचक, पोलियो, ठीक है, हेपेटाइटिस
डेंगू, चिकनगुनिया आदि। इन्हें भी जाने, इसको भी जानना जरूरी है। चलिए जानते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है प्रोटोजोआ। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। प्रोटोजोआ भी सूक्ष्म जीवों का एक समूह है। इस संघ के जीव एक कोशिकीय होते हैं। ये जल, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जीव स्वतंत्र रूप में या अन्य जीवों के शरीर में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। इनमें प्रजनन के लिए विशेष संरचनाएं होती हैं, जैसे अमीबा के कुटपात, पैरामीशियम के सिलिया। आगे देखते हैं। कई बार इस संघ के कुछ जंतु मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका से पेचिस तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया नामक रोग होता है। अब अगला देखते हैं। अगला है कवक। कवक को फफूंद भी कहा जाता है। इन्हें अक्सर हम अपने घरों में रोटी, ब्रेड, अचार तथा चमड़े की जंतुओं पर उगते हुए देखते हैं। बरसात के दिनों में कूड़े करकट पर उगने वाली छातीनुमा संरचना कुकुरमुत्ता भी एक प्रकार का कवक है। कवकों में अनेक लंबी धागे जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय होते हैं और आपस में मिलकर कवक जाल बनाते हैं। कवक की कोशिकाओं में एक या अधिक केंद्रक पाया जाता है। कवक हमारे लिए लाभदायक तथा हानिकारक दोनों होते हैं। उदाहरण के लिए मशरूम भोजन के रूप में तथा पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। पक्सिनिया नामक कवक गेहूं में रोग उत्पन्न करता है। मनुष्य में कवक द्वारा उत्पन्न होने वाला रोग मुख्यतः दाद है। कई बार सिर में होने वाले दाद से व्यक्ति गंजा भी हो जाता है। अब आगे देखते हैं। आगे है इन्हें भी जाने। तो देखिए दोस्तों, इसको भी जानना जरूरी है। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं इसमें क्या लिखा है। सन 1929 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। इस प्रकार बहुत सारे जीवाणु पेनिसिलियम नामक इस कवक द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलियन नामक औषधि का निर्माण हुआ। अगला है शैवाल। तो चलिए शैवाल के बारे में अध्ययन करते हैं। शैवाल को सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ठीक है, जो शैवाल है उसको सामान्य भाषा में काई भी कहते हैं। ये सामान्यतः जल में पाए जाते हैं। कुछ शैवाल जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास एवं डायटमस एक कोशिकीय होते हैं, परंतु अधिकांश शैवाल बहुकोशिकीय होते हैं। इनका शरीर सुकाए, ठीक है, आगे देखते हैं, थैलस होता है तथा अर्थात इनमें जड़, तना, पत्ती का अभाव होता है। इनमें केंद्रक पाया जाता है। शैवाल हमारे लिए लाभदायक होते हैं। ये भोजन तथा चारे के रूप में भी उपयोग किए जाते हैं।
क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरीन नामक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। सिफेल्यूरोस वायरिसेंस नामक हरा शैवाल चाय की फसलों पर रोग उत्पन्न करता है। नदियों तथा समुद्रों में पाए जाने वाले डायटमस का उपयोग टूथपेस्ट और तापरोधी ईंट तथा वर्निश एवं पेंट बनाने में होता है। अगला देखते हैं उपयोगी सूक्ष्म जीव एवं उनके प्रभाव। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्य के लिए अत्यधिक उपयोगी होते हैं। मनुष्य सूक्ष्म जीवों यानी कि जीवाणुओं का उपयोग दही, सिरका तथा शराब बनाने में बहुत पहले से करता रहा है। दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु सहायक हैं। पनीर, सिरका, ब्रेड और खमीर आदि बनाने में ईस्ट नामक फफूंद का विशेष योगदान है। इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों का हमारे जीवन में उपयोग निम्नलिखित है, यानी कि नीचे लिखे गए हैं। आइए देखते हैं उनका भी उपयोग। जैसे दिया गया है प्रतिजैविक दवाएं, तो चलिए इसको देखते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक प्रतिजैविक दवाएं बनाई जाती हैं। प्रतिजैविक दवाएं वह दवाएं हैं जो रोग फैलाने वाले जीवाणुओं के प्रतिरोध में प्रयुक्त होती हैं और शरीर में पहुंचते ही इन रोगाणुओं को नष्ट कर देती हैं। प्रतिजैविक दवाओं का प्रयोग सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले अनेक रोग जैसे टीबी, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया आदि के उपचार में किया जाता है। प्रतिजैविक दवाएं जैसे पेनिसिलिन फफूंद से। ठीक है, अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन जीवाणु से तथा क्लोरेलियन शैवाल से बनाई जाती हैं। अब अगला देखते हैं। अगला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आइए इसको देखते हैं और इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं। अपने खेत में लगे चना, मटर, अरहर के पौधों को जड़ सहित उखाड़िए। इस बात का ध्यान रखें कि उखाड़ते समय जड़ें टूटनी नहीं चाहिए। पौधे की जड़ को धोकर अवलोकन करें। क्या देखते हैं, जैसे कि देखिए आपको चना, मटर, अरहर के जो पौधे होते हैं उसको जड़ से उखाड़ना है, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसका जो जड़ है वो टूटे नहीं। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि है मटर कुल के पौधों का ये जड़ है। ठीक है, जिसमें देखिए यहाँ पे दिया गया है जैसे जीवाणु में ये है, जीवाणु में गांठ है, यहाँ पे देख सकते हैं। और ये रहे इसके ये जो निकले होते हैं, ठीक है, ये होते हैं शाखवंतीय जड़ें और ये जो है ये मुख्य जड़ है। ठीक है, चलिए इसको अध्ययन करते हैं। आप देखेंगे कि इन पौधों की जड़ों में गांठें पाई जाती हैं। इन गांठों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु वायुमंडल की मुक्त नाइट्रोजन को नाइट्रेट व नाइट्राइट में बदल देते हैं, अर्थात नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। इससे भूमि की उर्वरता बढ़ती है। इसके अतिरिक्त कुछ जीवाणु जैसे एजोटोबैक्टर स्वतंत्र रूप से मिट्टी में रहते हैं और नाइट्रोजन स्थिरीकरण से क्रिया करते हैं। इसी प्रकार साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉन स्टॉक, एनाबेना, साइटोनिमा और है एक आसिलेटोरिया का प्रयोग धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में करते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का अपघटन। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव
पौधों एवं जंतुओं के मृत शरीर पर पलते हैं। वे यहाँ वृद्धि करके जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में अपघटित कर देते हैं। इससे पौधों एवं जंतुओं का मृत शरीर सड़कर नष्ट हो जाता है और अंततः मृत शरीर के तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मृदा में उपयोगी पोषक तत्व संचित करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। आगे देखते हैं। कल्पना कीजिए कि यदि मृत पौधों एवं जंतुओं के शरीर का अपघटन करने वाले सूक्ष्म जीव यानी कि जीवाणु एवं फफूंद न होते तो क्या होता। ऐसी अवस्था में सभी मृत पौधों एवं जंतुओं का शरीर वातावरण में पड़ा रहता और इनका अपघटन यानी कि सड़ता अपघटन नहीं होता और न ही खनिज पदार्थों का पुनः चक्रण होता। आगे देखते हैं। अगला है भोजन के रूप में। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ईस्ट में यानी कि खमीर में प्रोटीन की अच्छी मात्रा होती है। इसका प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में होता है। एगैरिकस तथा मार्केला यानी कि गुच्छी नामक कवक सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्पाइरुलिना नामक साइनोबैक्टीरिया में प्रोटीन की मात्रा अत्यधिक होती है। इसका भी उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। अगला है उद्योग धंधों में। सूक्ष्म जीवों का उपयोग अनेक प्रकार के उत्पादों को तैयार करने में किया जाता है। जैसे ईस्ट कवक का उपयोग डबल रोटी बनाने में, जीवाणु का उपयोग दुग्ध उद्योग, सिरका उद्योग, तंबाकू उद्योग, चाय उद्योग तथा चमड़े के उद्योग में किया जाता है। अगला है आनुवांशिक अभियांत्रिक में। आइए इसको अध्ययन करते हैं। कुछ सूक्ष्म जीवों का उपयोग आनुवांशिक अभियांत्रिक में भी हो रहा है। जैसे इसेरिकिया कोलाई, ईस्ट आदि। अगला देखते हैं। अगला है हानिकारक सूक्ष्म जीवों के प्रभाव। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा मनुष्यों, जंतुओं और पेड़ पौधों में अनेक रोग होते हैं। जीवाणुओं द्वारा मनुष्य में तपेदिक, हैजा, निमोनिया, टाइफाइड आदि रोग होते हैं। दाद नामक रोग ट्राइकोफाइटान तथा माइक्रोस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। जंतुओं में अनेक रोग जैसे भेड़ का एंथ्रेक्स रोग यानी कि बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु द्वारा होता है। पौधों में अनेक रोग जैसे नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास नामक जीवाणु द्वारा तथा आलू की पछेता अंगामारी नामक रोग फाइटोफोथोरा, ठीक है, इन्फेस्टेंस नामक कवक द्वारा, गेहूं का काला स्तंभ कीट पक्सिनिया नामक कवक द्वारा होता है। कुछ सूक्ष्म जीव खाद्य पदार्थों को नष्ट कर देते हैं। जैसे राइजोपस, म्यूकस आदि कवक रोटी, ब्रेड, अचार, मुरब्बा आदि को नष्ट कर देते हैं। इसी प्रकार क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम नामक जीवाणु खाद्य पदार्थ को विभक्त कर देते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव यानी सूक्ष्म जीवाणु जैसे थायोबैसिलस डिनास्ट्रिफिकेंस नाइट्रेट को नाइट्रोजन तथा अमोनिया में बदल देते हैं,
जिससे भूमि की उर्वरता में कमी हो जाती है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार कुछ सूक्ष्म जीव इमारती लकड़ी पर उग करके उसे नष्ट कर देते हैं, जैसे पॉलीपोरस कवक लकड़ी के कटे हुए भाग पर उग करके उसे सड़ा देते हैं। आगे है सूक्ष्म जीवों के प्रभाव से बचाव। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। सामग्री के उचित संग्रह तथा संरक्षण से सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानि को रोक सकते हैं। सूक्ष्म जीव जहां हमें रोगग्रस्त करते हैं, वहीं हमारे दैनिक जीवन की वस्तुओं को नष्ट भी करते हैं। डबल रोटी, पुस्तकें, चमड़े की वस्तुएं, खाद्य सामग्री आदि सूक्ष्म जीवों के द्वारा खराब हो जाती हैं। उष्ण तथा नम वातावरण में सूक्ष्म जीव इन वस्तुओं पर उग आते हैं और उन्हें खराब कर देते हैं। सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने एवं उनसे होने वाली आर्थिक हानि से बचने के लिए निम्नलिखित उपयोग किए जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आइए उन उपयोगों को देखते हैं। जैसे में दिया गया है, फैब्रिक तथा चमड़े के सामानों का बचाव। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। फैब्रिक तथा चमड़े के सामान का क्षरण सूक्ष्म जीवों द्वारा न हो, इसके लिए इनका उचित संग्रह आवश्यक है। चमड़े को टैनिंग करके सुरक्षित रखा जा सकता है। सूक्ष्म सूर्य के प्रकाश में चमड़े पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। अगला है टिम्बर को सूक्ष्म जीवों से बचाव हेतु पेंट करके। आइए इसको अध्ययन करते हैं। टिम्बर यानी कि इमारती लकड़ी को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए पेंट करना आवश्यक है। फर्नीचर आदि लकड़ी से बनी वस्तुओं को दीमक आदि से बचाव के लिए इनके खाली भाग को पुट्टीन द्वारा भर देना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन आदि का छिड़काव करने से कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। अगला देखते हैं। अगला है भोजन को रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, ठीक है। और अगला है स्टरलाइजेशन द्वारा सुरक्षित रखकर। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। आपने कभी सोचा है कि गाय या भैंस का दूध दुहने के बाद उसे उबाला जाता है? यदि दूध को उबाला नहीं जाए तो क्या होगा? तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर एक उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप यानी कि 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न कर सूक्ष्म जीवों की उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए फ्रिज का उपयोग फल, सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं। आगे दिया है कि कुछ और भी जाने। तो चलिए इसको जानते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है? लुई पास्चर 1866 ने दूध के किण्वन रोकने के लिए पाश्चुरीकरण विधि का पता लगाया। इस विधि में दूध का विसंक्रमण करते हैं
लो टेम्परेचर होल्डिंग यानी कि LTH विधि में दूध को 145 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 30 मिनट गर्म करते हैं। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम यानी कि HTST विधि में दूध को 161 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 71.7 डिग्री सेल्सियस पर लगभग 15 सेकेंड गर्म करते हैं। इस विधि से सभी हानिकारक या रोगकारक जीवाणु व बीजाणु मृत हो जाते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला है भोज्य पदार्थों को उबालकर। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। डिब्बों में भरने से पहले खाद्य पदार्थों को भाप द्वारा 15 पाउंड दाब तथा 120 डिग्री सेल्सियस से 126 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लगभग 12 से 19 मिनट तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु और उनके अंतःबीजाणु पूर्णतया मृत हो जाते हैं। अगला है पुस्तकों तथा वस्त्र आदि में कीटनाशक दवाओं का उपयोग करके। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सूर्य के प्रकाश में पुस्तकें, वस्त्र आदि सामानों को रखने पर इन वस्तुओं पर लगे सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। गर्म या ऊनी कपड़ों को कीटों से सुरक्षित रखने हेतु नेफ्थिलीन की गोलियों का प्रयोग किया जाता है। कीटनाशक दवाओं जैसे गैमेक्सिन को उस स्थान पर डालने से वस्तुओं को कीट संक्रमण से बचाया जा सकता है। अगला देखते हैं कुछ और भी जाने। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं। अचार में नमक मिलाकर रखने से नमक संरक्षक का कार्य करता है। इसके द्वारा उत्पन्न माध्यम में एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं, जो सामान्य तापक्रम में भोजन विखंडित कर देते हैं। अगला है जैम, जेली व शरबत जिन बर्तनों में सुरक्षित रखे जाते हैं उनको जीवाणु रहित या विसंक्रमित किया जाता है। इसके लिए बर्तनों को निश्चित समय के लिए पानी में खौलाया जाता है। इसके अतिरिक्त इन सामग्रियों में सोडियम मेटाबाइसल्फाइड तथा सोडियम बेंजोएट की निश्चित मात्रा मिलाई जाती है, जो परिरक्षक का कार्य करती है। अगला है सॉस, चटनी में एसिटिक अम्ल परिरक्षक का कार्य करता है। अगला है दूषित जल व भोजन हमारे लिए हानिकारक है, इसीलिए स्वच्छ जल या ताजा भोजन या उचित ढंग से संग्रहित किए गए भोजन का ही प्रयोग करना चाहिए। अब अगला देखते हैं। अगला है सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली बीमारियां। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं और जीवधारियों के जीवन को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म जीव मनुष्यों, जंतुओं और पौधों में अनेक रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। मनुष्यों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेयजल एवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथवा जंतु के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वच्छ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा संपर्क द्वारा फैलते हैं,
संक्रमणीय रोग कहलाते हैं। उदाहरणों के लिए है सामान्य सर्दी, जुकाम, क्षय रोग आदि। अगला है मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। आइए देखते हैं। निम्नलिखित तालिका में सूक्ष्म जीवों से होने वाले सामान्य रोग के नाम, उनके रोगाणु के नाम, संरक्षण के तरीके व बचाव के उपाय दिया गया है। आइए तालिका 5.1 में देखते हैं। जैसा कि तालिका 5.1 में दिया गया है, मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संरक्षण का तरीका और बचाव के उपाय। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, मानव रोग में दिया गया है क्षय रोग, खसरा, चिकन पॉक्स और पोलियो। ठीक है, चिकन पॉक्स और पोलियो। आइए रोग कारक सूक्ष्म जीव। रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु, विषाणु, विषाणु, विषाणु। और संरक्षक का तरीका है वायु, वायु, वायु या सीधे संपर्क, वायु या जल। बचाव के उपाय है रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से सामान्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण। अगला दिए गए हैं मानव रोग में हैजा, टाइफाइड और रोग कारक सूक्ष्म जीव है जीवाणु। ठीक है, और जीवाणु। संरक्षण का तरीका है जल या भोजन, और टाइफाइड और जो है जीवाणु उसमें जल। और बचाव के उपाय है व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण। अगला है मानव रोग में। ठीक है, मानव रोग में अगला दिया गया है हेपेटाइटिस। ठीक है, जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव है विषाणु और संरक्षण का तरीका है जल। और बचाव के उपाय देखते हैं उबले हुए जल का प्रयोग और टीकाकरण। अगला दिया गया है, ठीक है, अगला दिया गया है मानव रोग में मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। तो जिसमें रोग कारक सूक्ष्म जीव है मलेरिया का है प्रोटोजोआ और डेंगू का है विषाणु और चिकनगुनिया का विषाणु। ठीक है, ठीक इसी प्रकार मलेरिया का संरक्षण का तरीका है मच्छर और डेंगू का भी मच्छर और चिकनगुनिया का भी मच्छर। आइए इसके बचाव के उपाय देखते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना, बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज करना चाहिए, ठीक है, कराना चाहिए। अगला दिए गए मानव रोग में जापानी मस्तिष्क, ज्वर, एक्यूट, ठीक है, इंसेफेलाइटिस और सिंड्रोम। तो चलिए इसका देखते हैं रोग कारक सूक्ष्म जीव विषाणु, विषाणु या जीवाणु, कवक, ठीक है, परजीवी, फिर स्पाइरोकीट्स, जिसका संरक्षण का तरीका है मच्छर, मच्छर या पानी, ठीक है, हवा एवं खाद्य, पानी की सामग्री, ठीक है, सॉरी पान की सामग्री। आइए इसके बचाव के उपाय देखते हैं। मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने वाले रसायनों का प्रयोग, कीटनाशक का छिड़काव एवं मच्छर की प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने देना। धान के खेत में नीम की खली का प्रयोग करें। पीने के लिए क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करें। बीमारी होने पर अच्छे चिकित्सक से इलाज कराना चाहिए, टीकाकरण कराएं। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला दिया गया है डेंगू। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं डेंगू क्या है। डेंगू विषाणु द्वारा होने वाला रोग है। डेंगू रोग के विषाणु डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ मनुष्य में टाइगर मच्छर, ठीक है, जिसे कहते हैं एडिस इजिप्टी, के काटने से पहुंचते हैं। टाइगर मच्छर वाहक वेक्टर का
कार्य करता है। यह मच्छर दिन में काटता है। डेंगू रोग से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र ज्वर, सिर दर्द, आंखों के पीछे दर्द होता है, शरीर पर चकत्ते निकल आते हैं। कभी कभी तीव्र ज्वर के साथ नाक, कान या मुख से रक्तस्राव भी होने लगता है। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा कुशल चिकित्सक से उपचार कराना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है चिकनगुनिया। चलिए इसको अध्ययन करते हैं। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छर एडिस एजिप्टी के काटने से विषाणु द्वारा होने वाला एक रोग है। यह रोग रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को टाइगर मच्छर के काटने से फैलता है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति में तीव्र बुखार तथा जोड़ों में दर्द होता है। कभी कभी जोड़ों में सूजन भी हो जाती है। चिकनगुनिया से पीड़ित व्यक्ति को आराम करना चाहिए तथा डॉक्टर की सलाह से उपचार कराना चाहिए। अगला है मलेरिया। आइए इसको अध्ययन करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला रोग है। इस रोग का वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है। जब मादा एनोफिलीज मच्छर मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को काटती है तो रोग व्यक्ति के रक्त के साथ प्लाज्मोडियम भी मच्छर के शरीर में आ जाता है। जब यह मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है तो प्लाज्मोडियम को स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचा देता है। मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति को जुड़ी के साथ बुखार आता है। रोगी को तुरंत चिकित्सक की देखरेख में उपचार कराना चाहिए। अब अगला देखते हैं। आगे देखते हैं। अगला है पौधों में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। जंतुओं की भांति पौधों में भी सूक्ष्म जीवों द्वारा अनेक रोग हो जाते हैं। क्या आपने ऐसे गेहूं के पौधों में बाल देखी है जिसमें दाने ही नहीं बने हैं और उनकी जगह पड़ाउनुमा पदार्थ है? ऐसा पौधा के फफूंद द्वारा रोग ग्रसित होने के कारण होता है। आपने अवश्य ही किसी न किसी रोगग्रस्त पौधे को देखा है। अधिकांश रोग के कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। निम्नलिखित तालिका में पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग का विवरण दिया गया है। जैसे कि तालिका 5.2 में दर्शाया गया है। चलिए देखते हैं। दिया गया है, देखिए, क्रम संख्या, रोग का नाम, सूक्ष्म जीव। तो चलिए देखते हैं। रोग का नाम है गेहूं की गेरुई। ठीक है, दिया है रोग का नाम की गेहूं की गेरुई। तो ये जो होते हैं सूक्ष्म जीव कवक द्वारा होता है। अगला है गेहूं का कंडुआ रोग। ये जो होता है कवक रोग द्वारा होता है। नींबू का कैंकर, ये जो होता है जीवाणु द्वारा होता है। आलू में विलगन यानी कि रिंगटॉन ऑफ पोटैटो, ये जो होता है सूक्ष्म जीव का नाम है जीवाणु द्वारा। तंबाकू का मोजेक रोग, ये जो होता है विषाणु द्वारा होता है। और अगला है लीफ कर्ल ऑफ कुकुरबिट यानी कि लौकी में, ये जो होता है विषाणु द्वारा होता है। आइए अगला देखते हैं। अगला दिया गया है संक्रमण के तरीके। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं और जानते हैं। आप जान चुके हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से प्रवेश करते हैं, जैसे दूषित वायु, जल तथा रोगग्रस्त व्यक्ति के संपर्क से। इसीलिए अपनी सुरक्षा का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए।
ऐसे रोग जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा व्यक्तिगत संपर्क द्वारा फैलते हैं, संक्रामक रोग यानी कि छूत की बीमारी कहलाते हैं। हैजा, सर्दी, जुखाम, चेचक आदि संक्रामक रोग हैं। आखिर रोगाणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे पहुंच जाते हैं, आइए जानें। तो देखिए, वायु द्वारा। सर्दी, जुखाम अथवा इन्फ्लुएंजा से पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति को जुखाम कैसे हो जाता है? जुकाम से पीड़ित व्यक्ति की छींक के साथ पानी जैसे द्रव्य की अत्यंत सूक्ष्म बूंदें वायु में फैल जाती हैं। इसके साथ जुकाम रोग के लाखों विषाणु हवा में फैल जाते हैं और सांस के साथ यह दूसरे व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाते हैं। अगला है दूषित जल द्वारा। आखिर दूषित जल द्वारा कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक रोगाणु पहुंच जाते हैं, देखते हैं। ठीक है, मनुष्य में कई संक्रामक रोग दूषित जल के पीने से होते हैं, जैसे हैजा से ग्रसित रोगी के अपशिष्ट पेय जल में मिल जाते हैं और यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति जाने अनजाने में दूषित जल को पीता है तो वह व्यक्ति रोगग्रस्त हो जाता है। मिट्टी द्वारा। प्रोटोजोआ की कई जातियां जो मिट्टी में पाई जाती हैं, वहां उगने वाले सब्जियों के साथ मनुष्य तक पहुंचती है और संक्रमित करती है। बच्चों के गंदे मिट्टी, ठीक है, बच्चों के गंदी मिट्टी में खेलने के मैदान सूक्ष्म जीवों के संक्रमण से फोड़े, फुंसी, पेट का केचुआ तथा पिनकृमि का संक्रमण होता है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है संक्रमित व्यक्ति द्वारा। आप जानते हैं कि मलेरिया रोग कैसे फैलता है? जब एक स्वस्थ व्यक्ति को मादा एनोफिलीज मच्छर यानी कि जो मलेरिया के जीवाणुओं की वाहक है काटती है तो स्वस्थ व्यक्ति मलेरिया के रोगाणुओं से संक्रमित हो जाता है। इसी प्रकार डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर भी संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में फैलाते हैं। डेंगू व चिकनगुनिया एडिस मच्छर के काटने से तथा जापानी मस्तिष्क ज्वर मादा क्यूलेक्स मच्छरों द्वारा फैलता है। क्या आपने किसी व्यक्ति का पैर हाथ के पैर के समान मोटा देखा है? यह एक रोग है जिसे फिलपांव या फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। यह रोग मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। आगे देखते हैं। अगला है रोगों से बचाव। तो आइए इसको अध्ययन करते हैं। जब आप समझ चुके हैं कि संक्रमणीय रोग के फैलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, यदि हम माध्यम को रोगाणु से मुक्त कर दे तो हमें कोई बीमारी लगने की संभावना नहीं हो सकती है। आइए कुछ सामान्य जानकारियों को समझें और उनका पालन कर रोगों से मुक्त होने का प्रयास करें। चलिए देखते हैं। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर यानी कि जेई यानी कि जापानी इंसेफेलाइटिस एवं एक्यूट एन्फिलाइटिस सिंड्रोम यानी कि एईएस बीमारी के बचने हेतु मच्छर रोधी दवाओं का प्रयोग करें एवं गड्ढे, खेतों में नीम की खली का प्रयोग करें। शरीर को अधिक से अधिक ढक कर रखें। घर के आसपास गंदा पानी न इकट्ठा होने दें।
शुद्ध जल का प्रयोग करके तथा रोगवाहक, यानी कि रोगवाहक कौन है, तो मक्खी और मच्छर से बचाव और स्वच्छता की आदतों को अपना करके, ठीक है, अपना करके हम हैजा, ठीक है, अतिसार, पेचिस, पीलिया आदि रोगों से ग्रसित होने से बच सकते हैं। बरसात के मौसम में संक्रामक रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि जब हम बरसात के मौसम में बीमार पड़ते हैं और चिकित्सा के पास इलाज के लिए जाते हैं तो दवाओं के साथ चिकित्सक हमें पानी उबालकर पीने के लिए कहता है। यह भी सलाह दी जाती है कि पानी के बर्तनों को ढककर व उससे पानी निकालने के लिए लंबे हैंडल वाले डोबक का प्रयोग करें। उबालने से पानी में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं और रोग की संभावना कम हो जाती है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बरसात के समय कीड़े मकोड़े की संख्या में वृद्धि हो जाती है। साथ ही धान के खेतों, गड्ढों, तालाबों आदि में मच्छरों की लार्वा पनपते हैं, जिससे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी मस्तिष्क ज्वर बीमारी का संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। मक्खी और मच्छर से आप भली भांति परिचित हैं। इनसे भी हमें अनेक परेशानी होती है। हमारे घरों के आसपास गड्ढे में पानी नहीं होना चाहिए। घर की नालियों या अन्य जगहों पर पानी को एकत्र नहीं होने देना चाहिए। हमारे घर के दरवाजों तथा खिड़कियों में जाली लगा हो। सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग बहुत लाभदायक होता है। व्यक्तिगत स्वच्छता जैसे स्नान, शरीर की सफाई, हाथ को साबुन से धोना, खांसी आने पर मुंह पर रुमाल रखना एवं बाहर निकलने पर मास्क का प्रयोग करना आदि तथा वातावरणीय स्वच्छता जैसे खुले में शौच न करें आदि पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगला देखते हैं। अगला दिया गया है टीकाकरण। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। टीकाकरण रोगों से बचाव की एक विधि है। जब रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में पहुंचते हैं तो उनसे लड़ने के लिए हमारे शरीर का रक्त प्रतिरक्षित उत्पन्न करता है। यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्म जीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उससे लड़ने के लिए प्रतिरक्षित बनाती हैं और उस रोगाणु को नष्ट कर देती हैं। यह प्रतिरक्षता हमारे शरीर में सदा बनी रहती है और रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती है। इस प्रकार टीका यानी कि वैक्सीन कार्य करता है। टीका द्वारा रोगों का उपचार टीकाकरण कहलाता है। चेचक, क्षय रोग, हेपेटाइटिस, पोलियो आदि रोगों को टीकाकरण द्वारा रोका जा सकता है। राष्ट्रीय टीकाकरण समय सारणी तालिका 5.3 में दर्शाया गया है। यानी कि तालिका 5.3 में हम लोग देख सकते हैं। चलिए देखते हैं समय को और वैक्सीन का उम्र और वैक्सीन कब लगाया जाता है, कौन कौन सी वैक्सीन होती हैं। जैसा कि हम लोग तालिका 5.3 में देख सकते हैं, यहाँ पे उम्र दिया गया है और यहाँ पे वैक्सीन दिया गया है। ठीक है, तो देखिए जन्म के समय कौन सा टीकाकरण किया जाता है, तो BCG और OPV हेमबी यानी कि ये जन्म के समय की खुराक है। ठीक है, 6 सप्ताह के बाद कौन से टीकाकरण दिया जाता है, कौन वैक्सीन दिया जाता है, तो OPV। ठीक है, -1+ पेंटावैलेंट
-1। 10 सप्ताह में OPB-2 प्लस पेंटावैलेंट -2। 14 सप्ताह में OPV-3 प्लस पेंटावैलेंट -3 प्लस IPV। और 9 माह में दिया जाता है मीजल्स यानी कि खसरा की पहली खुराक, विटामिन ए की पहली खुराक और जेई जापानी इंसेफेलाइटिस की पहली खुराक। 16 से 24 माह में दिया जाता है DPT बूस्टर, OPB बूस्टर और मीजल्स की दूसरी खुराक, जेई की दूसरी खुराक। और 5 से 6 वर्ष में दिया जाता है DPT बूस्टर 2 और 10 वर्ष में TT का और 16 वर्ष में भी TT के। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं एंटीबायोटिक। ठीक है, आगे देखते हैं एंटीबायोटिक इनोकुलेशन से संक्रमण की रोकथाम। तो चलिए इसको अध्ययन करते हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन आदि प्रतिजैविक औषधियां शरीर में रोगजनक सूक्ष्म जीवों के संक्रमण को रोकती है। पादप रोगों से बचाव के लिए कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। जंतुओं की भांति पेड़ पौधे भी विशिष्ट प्रकार के विषाणु, जीवाणु, फफूंद आदि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों से ग्रसित होते हैं। इसी जानकारी तालिका 5.2 में दी गई है। सूक्ष्म जीवों से होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए पौधों के बीजों को बुआई से पहले कवकनाशी तथा जीवाणुनाशी दवाओं से उपचारित करते हैं। इससे ये रोग मुक्त हो जाते हैं और अच्छी फसलें पैदा करते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी जाने। तो चलिए इसको भी जानते हैं, अध्ययन करते हैं और इसमें क्या लिखा है चलिए देखते हैं। ठीक है, पादपों को रोग मुक्त करने के लिए तरह तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पेस्टिसाइड को इंसेक्टिसाइड, ठीक है, हार्बिसाइड, रोडेंटिसाइड तथा फंजिसाइड से विभक्त किया गया है। DDT, BHC, मिथाइल पैराथोयोन, हेप्टाक्लोर, एल्ड्रिन और क्लोरोडेन आदि रसायन कीटनाशक कहलाते हैं। कुछ रसायन खरपतवार को नष्ट करने के काम आते हैं, जैसे 2,4-D। कुछ पीड़क जंतुओं जैसे चूहे और टिड्डियों को मारते हैं, जैसे नार्वाइड। कुछ फफूंदनाशी फंजिसाइड से फफूंद का नाश होता है, जैसे ओफेनॉल, केप्टॉन आदि। किंतु अधिक मात्रा में इसके निरंतर प्रयोग से समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। ये विषैले पदार्थ हैं, अतः इनका प्रयोग निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला है एड्स। तो चलिए इसको जानकारी प्राप्त करते हैं, इसको अध्ययन करते हैं। एड्स का पूरा नाम है एक्यूट एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। यह रोग HIV, ठीक है, द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की शक्ति, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। इस रोग का विषाणु शरीर के रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। इसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोग से भी अपना बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। एड्स
को रेड रिबन, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया गया है, आप लोग देख सकते हैं, द्वारा व्यक्त किया जाता है। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को HIV धनात्मक कहते हैं। आइए देखते हैं एड्स के लक्षण। ठीक है, आइए उन लक्षणों को जानते हैं। एड्स के रोगी में निम्नलिखित लक्षण पाए जाते हैं। आइए देखते हैं। भूख न लगना, वजन में कमी, ज्वर, त्वचा पर दरोरे, थकावट, रोग से लड़ने की क्षमता में कमी आदि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में निमोनिया तथा त्वचा कैंसर ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, ज़्यादा होता है। आइए देखते हैं एड्स के कारण तथा रोकथाम। ठीक है, इसके कारण को देखते हैं और रोकथाम को देखते हैं। ठीक है, चलिए। HIV नामक विषाणु के शरीर में पहुंचने से मनुष्य एड्स से पीड़ित हो जाता है। एड्स के खतरनाक जानलेवा तथा लाइलाज रोग है। शरीर में एड्स विषाणु के प्रवेश करने से शरीर की रोगों की लड़ने की शक्ति धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। इससे शरीर रोगों से लड़ने में असमर्थ हो जाता है। इस रोग के विषाणु संक्रमित व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति में कई तरीकों से पहुंचते हैं। इनमें से मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंधी रक्त आधान में संक्रमित व्यक्ति से रुधिर को स्वस्थ व्यक्ति में चढ़ा देना और संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया रेजर ब्लेड या इंजेक्शन के उपयोग से भी यह रोग फैलता है। यह बीमारी संक्रमित गर्भवती माताओं से बच्चों में भी आता है। एड्स से बचने के निम्नलिखित उपाय हैं। आइए देखते हैं। इंजेक्शन लगाने से विसंक्रमित साफ नई सुई एवं सिरिंज का प्रयोग करना चाहिए। रक्त आधान से पूर्व रक्त की जांच भली भांति अनिवार्य करने से करा लेनी चाहिए। नशीली दवाओं के इंजेक्शन नहीं लेने चाहिए। रेजर या ब्लेड का प्रयोग सावधानी पूर्वक करना चाहिए। एड्स कारणों से बचकर ही हम एड्स से सुरक्षित हो पाएंगे। आइए देखते हैं एड्स इससे नहीं फैलते हैं। कैसे एड्स नहीं फैलते हैं, चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। एड्स संक्रमित व्यक्ति के साथ दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का उपयोग करने से नहीं फैलते हैं, जैसे टेलीफोन, ठीक है, टाइपराइटर, किताब तथा कलम आदि। हाथ मिलाना, छूना, साथ उठना बैठना, आसपास खड़ा होना, एक दूसरे के कपड़े को पहनने से एड्स नहीं होते हैं। एक ही कार्यालय, कारखाना आदि के साथ साथ काम करने से या उपकरणों को मिलकर प्रयोग करने से एड्स नहीं फैलता है। साथ साथ खाने पीने तथा प्लेट, गिलास तथा अन्य बर्तनों को मिलाकर प्रयोग करने से भी एड्स नहीं फैलते हैं। खांसने, छींकने, हवा आदि से नहीं फैलते हैं। कीट पतंगों के काटने से, जैसे मक्खी, मच्छर, जूत तथा खटमल आदि से एड्स नहीं फैलते हैं। आइए देखते हैं कुछ और भी जानें। आइए इसको जानते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस कहते हैं। बंदरों में सर्वप्रथम एड्स का उद्भव हुआ है और उसके बाद ही मनुष्य में यह रोग फैला। ठीक है। एलिसा परीक्षण से एड्स का पता लगाया जाता है। आइए देखते हैं हमने क्या सीखा, हमने इस पूरे पाठ में क्या सीखा, चलिए जानते हैं। सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, अर्थात ये हवा, पानी, मिट्टी तथा जीवों के शरीर में पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों होते हैं। विषाणुओं द्वारा मनुष्यों में चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया आदि जैसे रोग हो जाते हैं।
सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः 5 समूहों में बांटा गया है: जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, कवक व शैवाल। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रोटोजोआ, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका से पेचिश तथा प्लाज्मोडियम द्वारा मलेरिया रोग होता है। आगे देखते हैं। पेनिसिलिन नामक कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। आगे देखते हैं। जैंथोमोनास नामक जीवाणु से नींबू में कैंकर रोग होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारा यह पाठ जो है समाप्त होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बाद प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। ठीक है, प्रश्न उत्तर दिए गए हैं जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।